नमस्कार छात्रों, मैं आपका शिक्षक मनीष कुमार आज फिर 11वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र का पाठ लेकर आपके साथ सम्मिलित हूँ। आज की पाठ में हम समांकों के संकलन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जब हम व्यवहार में लागू करते हैं तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को संतुलित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं। उन निष्कर्षों का आधार आंकड़ा होता है। अब हमारे जो है उद्देश्य क्या है उसी पर निर्भर करता है कि आंकड़ा संकलन हम किस प्रकार करेंगे। तो आंकड़ा संकलन हम किस प्रकार करते हैं ये निर्भर करता है कि हम निष्कर्ष कैसे निकालना चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हम निष्कर्ष किस प्रकार से निकालना चाहते हैं, निष्कर्ष किस प्रकार से निकालना चाहते हैं, इस तरीके को यानी इस आधार पर आंकड़ा संकलन में हम दो विधियों को अपनाते हैं। एक विधि को हम कहते हैं संगणना विधि और दूसरे को कहते हैं निदर्शन विधि। अब हम इन दोनों शब्दों को, दोनों विधियों को जानने से पहले इनसे जुड़े दो आधारभूत शब्द को हम लेते हैं। वो हमारे दो शब्द हैं जिसको हम जिसमें एक का नाम है समग्र अथवा संगणना। इसका अंग्रेजी नाम सेंसस होता है। जैसा कि आप लोग समझते होंगे, सेंसस का नाम आते ही आपके दिमाग में जनगणना शब्द चक्कर काटने लगता होगा। बिल्कुल आपने सही से समझा है। सेंसस का मतलब जनसंख्या ही है। समग्र, जैसा कि ये हिंदी शब्दार्थ से ही पता चल रहा है कि समग्र मतलब समूचा। अनुसंधान के में प्रयोग आने वाली जितनी भी इकाइयां हैं समूचे के इकट्ठे रूप में अध्ययन समग्र कहलाएगा। या यहाँ पर हम दिए हुए हैं कि अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों को हम समग्र कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ समग्र विधि अथवा संगणना विधि की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समग्र और संगणना शब्द की परिभाषा दे रहा हूँ। तो अनुसंधान क्षेत्र की सारी इकाइयों को हम समग्र कहेंगे और समग्र के एक इकाई को हम मद कहते हैं। फिर से, अनुसंधान की सारी इकाइयों को हम समग्र कहेंगे और समग्र की एक इकाई को हम मद कहेंगे। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल रखा है कि एक कक्षा के में किसी खास विषय के विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस को हमको जानना है। यानी मान लेते हैं कि 10th क्लास में या 11th क्लास में मैथ में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका मैथ में परफॉर्मेंस क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैथ के सारी विद्यार्थियों का, उनका रिजल्ट का हम जो है आकलन करते हैं कि हाँ उनका रिजल्ट कैसा है, सारे का हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब हम सारे का डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हो गया समग्र विधि, यानी वो उसको हम कहेंगे समग्र। तो फिर से दिमाग में रखें, जब अनुसंधान क्षेत्र की सारी इकाइयों को हम लेते हैं तो उसे समग्र कहा जाता है और समूचे समग्र की एक इकाई को हम मद कहते हैं। अब हम दूसरे पर आते हैं, इसको हम प्रतिदर्श या निर्दर्श कहते हैं। प्रतिदर्श या इसका तीसरा नाम न्यायदर्श भी है और चौथा नाम चुनाव भी है। ध्यान रखिएगा, ये चारों नाम प्रतिदर्श, निर्दर्श, न्यायदर्श और चुनाव, यानी इसको हम अंग्रेजी में कहें तो ये सैंपल है। आसानी से ये शब्द आप यूज करते हैं बाजार में खरीदारी के टाइम में, कहते हैं एक सैंपल तो दिखाइए, मतलब नमूना दिखाइए। इसमें हम क्या करते हैं, ये निर्दर्श का मतलब क्या है कि अनुसंधान क्षेत्र से जितने भी इकाइयां जुड़ी हुई है उसमें से कुछ नमूनों को हम लेते हैं और वो नमूना ही प्रतिदर्श, निर्दर्श या न्यायदर्श कहा जाता है। क्या हमने कहा, अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयां हैं उसमें हम कुछ नमूने को लेते हैं और उस नमूने से जुड़े हुए उस नमूने को ही हम प्रतिदर्श, निर्दर्श या न्यायदर्श कहते हैं। इस कारण इसे हम चुनी हुई इकाई भी कह सकते हैं। अब आपने देखा कि समग्र या संगणना शब्द का अर्थ क्या है, प्रतिदर्श या निर्दर्श क्या है, ये दोनों को आपने समझ लिया। तो अब हमारा यहाँ ये कहना है कि जब भी कोई सांख्यिकीय अनुसंधान होते हैं तो या तो हम अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हुए सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं या तो उसमें से कुछ नमूना लेकर अध्ययन करते हैं और इस प्रकार हम दोनों से निष्कर्ष निकालते हैं। यानी सारी इकाइयों के अध्ययन के फलस्वरूप भी हम एक रिजल्ट निकालते हैं और नमूना लेकर के भी रिजल्ट हम निकालते हैं।
यहां अंतर कहां पड़ा निष्कर्ष निकालने के तरीके में, कि प्रत्येक इकाई का एक एक करके अध्ययन करके टोटल का हम ऐड करके रिजल्ट निकालें कि कुछ सैंपल ले लें। जैसे हम मान लेते हैं कि अभी आपने कक्षा में गणित के विद्यार्थियों को देखा, लेकिन जब एक जांच करने वाला व्यक्ति किसी मेडिकल दवा कंपनी में जाता है तो किसी भी दवा के कार्टून में से एक दो दवा का पैक निकालता है और उसका जांच करता है। अगर वो सही पाया जाता है तो कहता है कि हाँ चलो ये दवा सही है। तो ये दो तरह से आया और दोनों निष्कर्ष ही हैं, यानी निष्कर्ष निकालने के दो मेथड हैं। अब ये निष्कर्ष निकालने के दो मेथड हैं, तो यही जो है आपको समअंकों के संकलन की दो विधियां निष्कर्ष के आधार पर बन जाता है। और वो विधि कौन सी है? तो एक विधि बन जाता है समग्र विधि और दूसरा विधि न्यायदर्श विधि। इस फिगर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सारी इकाइयों का एक फिगर है ये, जो देखिए पूरा बड़ा वृत्त के अंदर है जिसमें असंख्य इकाइयां हैं। सारी इकाइयों का एक जगह इकट्ठा किए हुए है, इसको हमने समग्र नाम दिया। और इसमें से कुछ इकाइयों को सैंपल के तर्ज पर अलग रख दिया है, जिसको हम न्यायदर्श कहेंगे। मान लेते हैं कि ये 1000 इकाइयों का ये जो है वृत्त है, यानी प्रत्येक इकाई का हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। उसमें से 100 इकाइयों को इसने छांट लिया है, यानी 10% को इसने छांट लिया है और 10% से जो निष्कर्ष निकलता है उसी को इस पर लागू किया जाता है। फिर से समझने की कोशिश करें, एक एक करके सारे का अध्ययन कर लेंगे। सारे के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी एक निष्कर्ष हुआ। दूसरा, समय एवं धन की बचत के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से कुछ नमूने ले लेते हैं। जैसे 10% नमूने हम छांट लिए और देखें कि इनका क्या गुण आ रहा है, इनसे क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसको सामान्यतः हम इस पर भी लागू कर देते हैं, यानी समूचे पर लागू कर देते हैं। इस प्रकार अब इस तरह से आंकड़ा संकलन की दो विधियां हमारे सामने आ रही है। एक विधि संगणना अथवा समग्र विधि, जिसको हम सेंसस मेथड कहते हैं, और दूसरी विधि निदर्शन प्रतिदर्श विधि या न्यायदर्श विधि या चुनाव विधि, सैंपलिंग मेथड उसको कहते हैं। अब इन दोनों के लिए आप समझ लीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि कि ये पढ़ाई सैद्धांतिक है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी सिद्धांत का महत्व तभी है जब वो व्यवहार में उसका परीक्षण किया जाता है, व्यवहार में उसका उपयोग किया जाता है। और चूंकि हम भारत के ही लोग हैं, अतः भारत के संदर्भ में भी हम इसको लेके देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया का यह फिगर है। ये फिगर ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये पूरे जनगणना को, यानी एक एक व्यक्ति की गणना करता है, तो ये समग्र विधि में आएगा। संगणना विधि इसको हम कहेंगे, जनसंख्या विधि कहेंगे, या जनसंख्या की गणना हो रही है। ये देखिए भारत की संस्था है NSSO, जिसका नाम ही है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये फील्ड ऑपरेशन डिवीजन इसका है, यहां पर इसका ये सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि ये सर्वे करता है। किस मेथड से सर्वे करता है? तो नमूना लेकर, सैंपल लेकर, सैंपल मींस नमूना लेकर सर्वे करता है। तो ये दोनों प्रणाली हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि हमारी केंद्रीय व्यवस्था में जगह बनाए हुए हैं। जहां जरूरत होती है समूचे इकाई का अध्ययन करने का, वहां हमारा काम सेंसस विभाग करता है, और जहां एक एक इकाई यानी नमूने के आधार पर हम सर्वे करते हैं, वहां हमारी संस्था NSSO काम करती है। अब चलें हम थोड़ी सी संगणना विधि को समझने की कोशिश करें कि संगणना विधि आखिर है क्या। यहां भी फिगर से आप देख सकते हैं, अनुसंधान की दो विधियां हमने तीर के निशान से दिखा दिया है, संगणना विधि और निदर्शन विधि, सेंसस मेथड एंड, अंग्रेजी में ही नाम ज्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। निश्चित तौर पे दोनों नाम आसान है, क्योंकि सेंसस जनसंख्या से जुड़ी हुई है, इस नाम पर ही आपको याद रहेगा। और सैंपल तो हमेशा आप बोलते रहते हैं मार्केट में मार्केटिंग करते समय, तो सैंपलिंग मेथड। अब संगणना विधि के बारे में हम समझने की कोशिश करें। जैसा कि समग्र में हम अभी हमने आपको बताया कि अनुसंधान क्षेत्र से में कि जितनी भी इकाइयां हैं उसको समग्र कहते हैं। तो जब समग्र विधि बन जाएगी तो इसका मतलब है कि अनुसंधान क्षेत्र की जितनी भी इकाइयां हैं उन सबों का एक एक करके अवलोकन कर सूचना जो एकत्रित हम करेंगे, एक एक करके अवलोकन करके जो हम सूचना एकत्रित करेंगे, उस सूचना के आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो संगणना अथवा समग्र विधि कहलाएगा। इसमें सर्वोत्तम उदाहरण जनगणना की है। जनगणना में आप देखते हैं कि गणक प्रत्येक घर परिवार में जाकर के एक एक व्यक्ति का नाम नोट करते हैं, उनकी आयु, उनकी जो है शिक्षा,
ये सारे चीज वहां पर पूछते हैं और पूछ करके उनसे सूचना एकत्र करके उसके आधार पर भारत की जनगणना आयोग निष्कर्ष निकालती है कि भारत में इतनी जनसंख्या है, पहला निष्कर्ष। साक्षरता इतनी है, जीवन प्रत्याशा इतनी है, यानी भारत में औसतन लोगों की आयु ये है। तो ये विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालने का संगणना या समग्र विधि बहुत ही विस्तृत विधि है। अब चूंकि इसमें एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, पूरे एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो निश्चित तौर पे विस्तार पूर्वक ही अध्ययन है, यानी कोई छूटता इसमें नहीं है, और विश्वसनीय अध्ययन भी इसके साथ ही रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें उच्च स्तरीय शुद्धता की भी जगह रहेगी। उच्च स्तरीय शुद्धता क्यों? क्योंकि प्रत्येक इकाई का अध्ययन किए हैं, एक एक इकाई का सूक्ष्म अवलोकन किए हैं, अतः गलती की गुंजाइश इसमें कम है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, समग्र भी दो प्रकार के होते हैं, सीमित समग्र और असीमित समग्र। सीमित समग्र वो समग्र है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयां सीमित मात्रा में हो। जैसे जो ही हमने कक्षा की चर्चा की कि कक्षा में गणित विषय के विद्यार्थियों की का परफॉर्मेंस, तो निश्चित है कि उस कक्षा में गणित विद्यार्थी की संख्या लिमिट होगी, 60 होंगे, 70 होंगे, 100 होंगे, कुछ न कुछ तो लिमिटेशन होंगे। तो इसको हम सीमित समग्र कहेंगे। असीमित समग्र किसको कहेंगे? जैसे मेले में भीड़ की स्थिति, हमको नहीं पता है कि 1000 है, 2000 है, 10,000 है, इसके बारे में हमको कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब क्या है यहां? मतलब संख्या और न संख्या से है। लाख की भी भीड़ है, लाख की भी संख्या है इकाइयों की, तो भी वो सीमित माना जाएगा। लेकिन जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है कि कितना है, तो उसको हम असीमित कहेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, चित्र में हम दिखाने की कोशिश की है, यह कक्षा है, यह सीमित समग्र है, और यह भीड़ है, असीमित समग्र है। इसके आधार पर हम मान लेते हैं कि मेले के कंडीशन की जानने की कोशिश करें कि वहां पर क्या हाल है, बिजली पानी ये सब की क्या हाल है, तो हमारे पास कोई यहां की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध एक्यूरेट नहीं है। हम यहां पर बहुत तो भीड़ देख करके अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये सीमित समग्र, असीमित समग्र है और ये सीमित समग्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संगणना विधि के गुण और दोष पर चर्चा करते हैं। संगणना विधि का सबसे बड़ा गुण है, जिसको आप परिभाषा में भी पढ़े, कि इसमें जानकारी विस्तृत मिलती है, क्योंकि सभी मदों और इकाइयों का अवलोकन करता है। तो प्रत्येक इकाई से जितनी भी हमको उद्देश्य के अनुसार सूचना एकत्रित करनी होती है, सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। अतः निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता को कोई भी जानकारी इसमें छूटती नहीं है। दूसरा है उच्च स्तरीय शुद्धता। जाहिर है कोई भी इकाई छूटती नहीं है, और अनुसंधानकर्ता एक एक इकाई का अध्ययन करता है, तो आंकड़े शुद्ध भी रहेंगे। तीसरा है व्यक्तिगत पक्षपात नहीं, क्योंकि इसमें नमूना मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नमूना मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पक्षपात की जगह भी नहीं है। अब देखिए पक्षपात को आप कैसे निकाल के लाएंगे, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। बाजार में फल की मंडियों में आप फल बिकते देखते हैं, या सब्जी की मंडियों में सब्जी बिकते देखते हैं, तो जो सब्जी वाला सब्जी रखे हुए रहता है, उसमें आप देखिएगा कि टोकरी में जो सबसे उन्नत क्वालिटी का सब्जी है उसको सबसे ऊपर रखेगा, जो सबसे देखने में चकाचक लगे। फल वाले भी उसी तरह से करता है कि उसको ऊपर रखता है। वो क्या किया, समूचे समग्र में से कुछ नमूने जो बढ़िया थे उसको चुन के ऊपर रख दिया। तो अब नमूना के साथ व्यक्तिगत पक्षपात हुआ कि ना, अंदर वाला हो सकता है कि खराबे हो, लेकिन ऊपर वाला देखने में अच्छा लग रहा है और भीड़ उसी से आकर्षित होकर उसे खरीदने चले जाती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो गणक या अनुसंधानकर्ता के दूत या अनुसंधानकर्ता जो सूचना लेने जाएं और वहां किसी खास एक इकाई से प्रभावित हो या 2-4 इकाई से प्रभावित हो, तो सैंपल को उनके पक्ष में भी ले सकते हैं। अब सैंपल को उनके पक्ष में कैसे लिया जा सकता है? मान लेते हैं कि सरकार ये अनाउंस करती है कि 21 वर्ष से नीचे वाले सभी लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब एक गांव में ले जाते हैं सैंपल लेने, सर्वे वाले इसके लिए। अब गांव में क्या है कि कुल 50 आदमी हैं। आप सोच के देखिए, गांव में कुल 50 आदमी हैं। उन्होंने क्या किया, इसको जरा सा बोर्ड पर समझा जाए। मान लेते हैं कि गांव में कुल 50 आदमी हैं। पचास आदमी में 30 आदमी
जो है वो 20 वर्ष का है और 20 आदमी 40 वर्ष का है। अब अगर इनका हम औसत निकालते हैं तो 40 20 60 दो का औसत जो है इस तरह से आएगा, तो इनका औसत निकालेंगे तो यह आ जाएगा 20 गुने 30 प्लस 40 गुने 20 और बटा टोटल कितने हैं 50, यानी 600 प्लस 800 बटा 50, 1300 बटा 50। पांच दूना 10 और 5 6 30, यानी 26 बरस औसत आयु निकल के आ रही है। अब अगर हम यहां पर हम औसत आयु के आधार पर अगर उनको लाभ देना चाहें तो ये यहां पर लोग लाभ से वंचित हो सकते हैं, लेकिन यदि संगणक पक्षपाती हो जाए नमूना के आधार पर तो वो क्या कर सकता है, ये ध्यान दीजिए। इसमें से जो नमूना अगर वो लेना शुरू करेगा तो इसमें से क्या करेगा कि 30 व्यक्ति है, इसी में से 20 व्यक्ति को ले लेगा, या इसी में से जो है 29 व्यक्ति को ले लेगा। इस तरह से कर सकता है। यानी कहने का मतलब, फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम नमूना लेना है, हमको लेना है 5 व्यक्ति का, तो 5 व्यक्ति में क्या करेगा कि पांचों इसी से ले लेगा 20। अब 20 पांचों 20 से ले लिया तो टोटल आयु कितनी हो गई 100। कितने का लिए थे तो 5 का, तो औसत आयु निकल के कितना आ गया 20, यानी पूरा गांव लाभार्थी हो जाएगा। तो देखिए पक्षपात का असर नमूना में कहां तक पड़ जाता है। ये एक साधारण सा उदाहरण है और अपने मन से भी आप कई उदाहरण आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक उदाहरण से यहां पर सेट करेगा। यानी कहने का मतलब कि वेटेज को इधर से उधर करके स्थिति को बदल दिया जा सकता है, जिससे जो निष्कर्ष होंगे वो भ्रामक आएंगे पक्षपात के कारण। अतः यह चीज संभव है नमूना विधि में ही, यानी जो है न्यायदर्श विधि में ही। चूंकि इसमें नमूना लेने की कोई यह नहीं है, इसमें प्रत्येक इकाई का अकेले अध्ययन किया जाता है, तो जाहिर है कि यहां पर आप ये काम नहीं कर सकते। यानी जरूरत के अनुसार आप इकाइयों को नहीं चुन सकते, क्योंकि सारी इकाइयों को आपको लेना है। अगर वहां पर अभी आपने जो वहां बोर्ड पर देखा था उसमें 50 में 50 इकाइयों को लिया जाएगा तो जाहिर है कि रिजल्ट सही आएंगे और औसत आयु 26 निकल के आती है। लेकिन जब सारी नमूने 20 वर्ष की आयु वाला आ जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 21 से नीचे में, तो अंतर आ जाता है। चलिए चौथे पॉइंट पर देखते हैं। जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो वहां के लिए सबसे उपयुक्त है अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। जब सीमित होगा तो प्रत्येक इकाई का जो है अवलोकन करना ज्यादा आसान होगा। जैसे यहां पर हमने फिगर से दिखाया है, आप देखिए, ये आपके ही शहर का चर्चित गया कॉलेज का स्वर्ण जयंती विभाग है, स्वर्ण जयंती भवन है, जिसमें एमसीए और एमबीए की पढ़ाई होती है। हमको यहां के छात्रों का सर्वे करना है कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन अकाउंटेंसी की पढ़ाई में, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में कैसा है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैसा है। तो यहां चूंकि लिमिट संख्या में छात्र हैं तो यहां पर हमारा अनुसंधान करना ज्यादा आसान है समग्र मेथड से। लेकिन यही अध्ययन अगर हम पूरे भारतवर्ष के बारे में या पूरे विश्व के बारे में कहेंगे तो यह विस्तृत हो जाएगा और हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ये आप बिल्कुल व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं और इसको आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सीमित रहेगा तो हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दोष पर चर्चा कर लें। चूंकि इतना तो है कि संगणना विधि में कोई भी इकाई छूटती नहीं, विस्तृत अध्ययन है, विश्वसनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दोष रहित है। अब देखिए, चूंकि हर इकाई का अध्ययन करना पड़ता है तो निश्चित तौर पे इसमें समय एवं धन का बहुत अधिक खर्च होगा। और जब समय एवं धन का बहुत अधिक खर्च होगा तो कई लघु उद्यम वाले या व्यक्तिगत शोध करने वाले संगणना मेथड अपनाने में अपने को अच्छा महसूस करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक छात्र हैं और आपको भारत के चावल उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण करना है। अब हर चावल क्षेत्र से आप आंकड़े उपलब्ध करेंगे ज्यादा करके। निश्चित तौर पे आप एक व्यक्ति हैं, आपको खर्च बहुत अधिक पड़ेगा। वैसी स्थिति में आप सैंपलिंग मेथड ही अपना पाएंगे तो यह अधिक खर्चीली है।
यहां पर आप देखिए ये फिगर शो कर रहा है कि जो है सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है एक एक इकाई का, और इस तरह से अगर मान लेते हैं कि ये प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म अवलोकन किया जाएगा तो निश्चित तौर पे समय एवं धन की अधिक खर्च होगी। अधिक गणकों की आवश्यकता है, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र रहेगा तो गणक भी अधिक चाहिए, और गणक अधिक होंगे तो उन पर खर्च भी अधिक होगा एक तरफ। दूसरी बात इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ये है कि गणक को पहले तो काफी शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित गणक मिलना मुश्किल होता है। कुशल और ईमानदार एवं परिश्रमी होने चाहिए, लापरवाह नहीं होने चाहिए, साथ साथ स्किलफुल भी होना चाहिए, यानी बात को घुमा फिरा के किसी भी तरह से कहने का मतलब कि सूचक से उत्तर ले लेने की क्षमता उनको होना चाहिए, और मेहनती होने चाहिए, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये अधिक गणक की इसमें आवश्यकता है, ये एक कठिनाई है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में असंभव, यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो समय एवं धन के अधिक खर्च एवं गणक की अधिक संख्या के कारण छोटे क्षेत्र लाचार हो जाते हैं। इसके अलावा सांख्यिकीय अशुद्धियों की संभावना है, इसमें कई तरह के सांख्यिकीय अशुद्धि आ जाते हैं, जैसे यहां पर अशुद्धियों को हमने दिखाया है, 2 टाइप्स एरर यहां पर आ रहे हैं, 2 तरह की गलतियां यहां हो सकते हैं। आप गलत संभावनाओं को जोड़ लेते हैं, गलत कल्पनाओं को जोड़ लेते हैं, और सही कल्पनाओं को आप छोड़ देते हैं, कभी कभी गिनने के मेथड में, कैलकुलेशन के मेथड में। तो यहां पर कहता है, ये सिंबल दिखा रहा है कि रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, मीन्स एकदम जो है शून्य कल्पना वाले हाइपोथेसिस जो हैं, जो सच्चे हाइपोथेसिस हैं जिसमें शून्यता हो, यानी गलती की गुंजाइश कम हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जिसमें गलती की जो है जिसमें गलत सही हो ही नहीं उसको रिजेक्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, उसको जो है आप यह जो है रिजेक्ट कीजिए। टाइप 1 एरर में रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट ए, और स्वीकार कीजिए फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, यानी एक में शून्य गलती हो तो एक्सेप्ट कीजिए, और शून्य सही हो तो रिजेक्ट कर दीजिए। यहां थोड़ा सा माइंड लड़ाना पड़ेगा आपको, भाषा थोड़ी उल्टी है। शून्य गलती हो तो एक्सेप्ट कीजिए, और शून्य सही हो तो रिजेक्ट कीजिए। शून्य सही का मतलब बिल्कुल गलत, और शून्य गलती का मतलब सही की गुंजाइश। यानी हम ये कहने का मतलब सीधे सीधे भाषा में इसको इतना ही आप कह सकते हैं, एकदम ये में समझिए लोकल में, कि आप गलत कल्पनाओं को उसमें जोड़ने से बचें और सही कल्पनाओं को छोड़ने से बचें। ऐसा ना हो कि सही कल्पना छूट जाए और गलत कल्पना जुड़ जाए, जिसके कारण अशुद्धियां जो है भारी संख्या में अशुद्धियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा है कई बार समग्र के सूक्ष्म भाग का अध्ययन करके भी संतोषजनक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कभी कभी हम संगणना विधि में बेमतलब के पढ़ते हैं, संगणना विधि में बेमतलब के पढ़ते हैं, उसको आप समझ सकते हैं, उसमें हम निदर्शन विधि से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए कि बाजार में आप यदि एक जो है 1-2 क्विंटल चावल खरीदने जाते हैं तो क्या चावल को है प्रत्येक बार मुट्ठी में ले लेकर के देखते रहते हैं समूचे को क्विंटल को, कि आप 1-2 मुट्ठी ही चावल देखते हैं और उसके आधार पर चावल की खरीदारी करते हैं। अगर वहां हम संगणना मेथड अपनाएंगे तो उसको हम अति कह सकते हैं, वो सही नहीं होता है। तो हम विशेष नमूने के आधार पर, या बल्ब फैक्ट्री में बल्ब की जांच हम कर सकते हैं, 1-2 बल्ब ही हम निकाल के देख सकते हैं, अगर वो बल्ब सही है तो बाकी बल्बों की खरीदारी हम कर सकते हैं, या उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस फैक्ट्री में बनने वाले बल्ब सही है। या ऐसा हो सकता है कि हम 10 बल्ब निकाले, उसमें 2 बल्ब डैमेज निकल रहा है, तो हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि इस फैक्ट्री के 20% बल्ब डैमेज होते हैं, 80% सही है। उसके आधार पर ग्राहक खरीदारी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोष से ही इसकी निकल के आती है कि दोष क्यों होता है, तो दोष है संगणना त्रुटियों के कारण। संगणना त्रुटि क्यों होती है, तो चूंकि काफी मात्रा में आंकड़े इसमें आते हैं, अतः संगणना त्रुटि की इसमें जगह बनती है। आंकड़ों के भरमार हैं,
कहीं नापने में गलती हो जाएगी, कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो जाएगी, काफी आंकड़े रहेंगे, कोई आंकड़े लिखने में छूट जाएंगे, तो ये तरह तरह की गलतियां इसमें हो सकती है। इसको हम कहते हैं संगणना त्रुटि। इससे प्रश्न आ सकता है। यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी संगणना त्रुटि क्या है, तो संगणना त्रुटि ये कि गिनने के मेथड में गलतियां, यानी मापने में गलतियां, जोड़ घटाव में गलतियां, गलती लिखा जाना। कभी कभी आदमी मशीन नहीं है, आदमी ही है, एरर जो है हमारा स्वभाव है, गलती लिखा भी जा सकता है कभी। तो ये जो है इसको हम संगणना त्रुटि कहते हैं। इसमें पहले ही हमने दे दिया है मापन संबंधित त्रुटियां। मापने में गलती हो सकती है। कई मान लेते हैं कि एक आदमी की ऊंचाई हम माप रहे हैं, तो मापने में एक आदमी मापा तो 5 फीट 6 इंच हो रहा है, दूसरा आदमी मापा तो 5 फीट 7 इंच हो रहा है। कभी गर्दन नीचे थोड़ी रह गई, कभी गर्दन ऊपर रह गई, इस तरह से। तो ये या ऐसा भी हो सकता है कि मापन यंत्र में भी कमियां हो सकती है। बहुत सारे देखते हैं कि बटखरे में अंतर होता है, मीटर में अंतर होता है। एक मीटर कुछ रीडिंग देता है, दूसरा मीटर कुछ रीडिंग देता है। तो ये यहां पर हमने दिखाया है, ये मापन यंत्र है, इसमें भी त्रुटियों के कारण जो है मापन में त्रुटि आ सकती है। इन चीजों को इसमें केयर करना होगा। अगर आप सही रखना चाहते हैं संगणना को, तो इन त्रुटियों से बचना होगा। इसके लिए हम क्या करें, मापन यंत्रों को मिला लें 2-3 यंत्र से, कि एक ही रीडिंग कॉमन रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कॉमन दे रहा है तो सही है। बटखरे के बारे में तो आप खूब समझ रहे होंगे, अब तो कुछ कम यूज हो रहा है। इससे जो है या ग्रामीण लेन देन में काफी इधर उधर किया जाता है, बटखरे को कम बेशी करके। चले आगे, दूसरा पॉइंट पर हम देखें, अंगणितीय त्रुटियां। अंगणितीय त्रुटियां हैं, किसी परिवार से यदि यह पूछा जाता है कि आप महीने में कुल कितना रुपया खर्च किए, तो भैया मैं भी तो कहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो महीने भर के अपने खर्च जोड़ करके चलते हैं, कितना खर्च हुआ। एक यह कहावत है कि आदमी को 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। एक, अपने हाथ के लकीर को किसी ज्योतिषी से नहीं दिखवाना चाहिए। दूसरा, बेमतलब के मेडिकल चेकअप नहीं करवाना चाहिए। और तीसरा, अपने आय व्यय के ब्यौरे को लिखना ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप किसी से हाथ दिखवा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कुछ प्रॉब्लम बता दिया, तो बेमतलब के डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा। मेडिकल चेकअप ऐसी बेमतलब करवाने गए हैं, तो ये शरीर है, हो सकता है कल ठीक था, आज कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी निकल जाएगी, वो डॉक्टर बता दिए, तो उसके चलते आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। और हिसाब किताब रखेंगे और रोज शाम को देखेंगे, तो शाम के बाद रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, लगेगा कि आज इतना खर्च हो गया। तो इस चीज से हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जो है सहमति रखते हैं, और हम देखते हैं व्यवहार में ही खुद हम अपने ही ले लेते हैं। तो हम भी कभी पर डे का हिसाब किताब का खर्च नहीं रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हमसे कोई सवाल करे कि महीने में आपका कितना खर्च हुआ, तो हम याद कर करके जोड़ने लगेंगे और कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो यहां हमने चिन्ह दे दिया है व्हाट, मेरे पास कोई उत्तर सूझ नहीं रहा है। और ये चिन्ह इन सबको साथ आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गणनाकार आंकड़े को लिखने में गलती कर देते हैं। दूसरी त्रुटि ये भी हो सकती है, तीसरी त्रुटि, आप ये ध्यान दीजिए। हमारा रिजल्ट आ रहा है 12 और लिख दिए 21, तो निष्कर्ष गलत आ जाएंगे ना। तो इस त्रुटि से भी बचना होगा। प्रश्नावली के दुरुपयोग, यदि गणनाकार पूर्ण कुशल न हो तो प्रश्नावली का दुरुपयोग, यानी प्रश्नों का अर्थ सही ढंग से न लगा करके पूछे। प्रश्न पूछना भी एक कला है। जैसे कोई प्रश्नार्थी गणक कहता है 9 कंबल, ध्यान दीजिएगा, 9 कंबल। अब 9 कंबल का 9 कंबल उससे कहने का तरीका क्या है, 9 बोल रहा है या 9 बोल रहा है। यदि औकार लगा रहा है जो स्पष्ट सूचक को सुनाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, तब तो वो गिनती गिनेगा कि 9 कंबल, यानी ओढ़ने वाला कंबल। और अगर वह समझ रहा है नव कंबल, तो नव का अर्थ नया भी लग जाएगा। तो आप कितना कुशल गणक है और वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है समझाने में, कि जिसे जो है सूचक समझ ले, यानी उत्तरदाता समझ ले, तभी तो वो सही जवाब देगा। इसके साथ एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण हम आपको देते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। रिश्ते में
सबसे मजाक का रिश्ता माना जाता है जीजा और साली का। एक जीजे ने अपने साली से कहा प्रसन्न होकर के कि तुम जो है आप बहुत गौरवशालिनी हो। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, गौरवशालिनी। एक पुरुष को अगर गौरवशाली कहे तो उसका कद्र होता है कि हाँ गौरवान्वित व्यक्ति है। लेकिन उस साली जी को लगा कि इनका तो हमेशा हम पर जो है उंगली ही उठी रहेगी, कुछ ना कुछ ये मजाके करते रहेंगे, निश्चित तौर पे इस बात में भी कुछ होगा। लेकिन और साली जी साथ में पढ़ी लिखी भी ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि गौरवशालिनी शब्द को तोड़ दिया, 3 खंड में संधि विच्छेद कर दिया और संधि विच्छेद के बाद अर्थ निकाल दिया। संधि विच्छेद किया, क्या किया? गौ जोड़ अवस जोड़ आलनी, गौह विसर्ग, गौ के बाद विसर्ग, विसर्ग और अ जुटेगा तो र बन जाएगा, तो गौरव हो गया। गौ जोड़ अवस गौरव शालिनी, तो स तक आ गया और अंतिम में बच गया आलिनी। तो गौ मने गाय, अवस मने लाचार और आलिनी मने भौरा का स्त्रीलिंग रूप, अली मतलब भौरा। तो वो साली कहती है आप हमको जो है बेइज्जत कर रही है, हम गाय हैं, हम लाचार हैं और हम भौरा हैं। अब सोचिए, अब इनका पूछने का तरीका उनके एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए था या उनके मेंटेलिटी के हिसाब से होना चाहिए था, तो सकारात्मक लिया जाता। तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां भाषा से कितना अंतर पड़ जाता है ना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं इसमें, इसको समझने के लिए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जहांगीर का नाम सुना होगा, मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर अपनी पत्नी के साथ आखेट करने निकले। उन्होंने क्या किया, एक कबूतर पकड़ा और अपनी पत्नी के हाथ में धरा दिया और कहा कि आता हूं फिर आखेट करके। आखेट करके आए तो जो है पूछे कि कबूतर कहां है, तो थोड़ा सा यहां पर चूक गए। दो कबूतर पकड़े थे और दोनों उनके हाथ में धरा दिए। तो जब आखेट करके आए तो उन्होंने देखा कि पत्नी के हाथ में एक ही कबूतर है। तो उन्होंने पूछा अपर कहां है। एक कबूतर हाथ में देखकर पूछा अपर कहां है। अपर का अर्थ यहां पर माने दूसरा, अपर माने पहला, यानी दूसरे हाथ में जो दिए थे वो जहांगीर देख रहे थे, लेकिन पहले हाथ में जो दिए थे वो नहीं था। अब उनकी पत्नी क्या कहती है, अपर कहां, वह तो उड़ गया जो सपर था। पत्नी पर का अर्थ दूसरा न लगा करके लगा के आ रही है पंख वाला, यानी अपर हमको कहां दिए थे, बिना पंख वाला कबूतर कहां दिए थे, आपने तो जो दिया था वो पंख वाला था और वो उड़ गया। अब देखिए यहां पर दोनों शब्द के अर्थ का जो है दो तरीके से अर्थ लगाने के कारण रिजल्ट में अंतर आ जा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ें। अनुत्तर संबंधित त्रुटियां भी इसमें आता है। अब प्रश्न को सही ढंग से न करने से भी अनुत्तर मिलेगा। दूसरी, उत्तरदाता की लापरवाही, अज्ञानता, इन सब के कारण भी आपको उत्तर सही नहीं मिल सकता है या उत्तर मिले ही नहीं। कुछ विधि विधानों में कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है, जैसे डाक से जो हम प्रश्नावली भेजे वही बीच रास्ते में गुम हो जाए। तो ये सब संभावनाएं इसमें बन सकती है। अब इन सबों के बाद मैं एक समराइज रूप में आपको कह दूं कि निष्कर्षों के आधार पर, यानी निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे, इस आधार पर आंकड़ा संकलन की 2 विधियां हैं। पहली विधि को हम संगणना विधि कहते हैं और दूसरी विधि को हम निदर्शन विधि कहेंगे। संगणना विधि को हम समग्र विधि भी कहेंगे और जनगणना संगणना विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। समग्र हम उसको कहेंगे जो अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयां होती है, सारे की सारी इकाइयां हैं, इसको हम जनसंख्या बोलते हैं। यानी समग्र और जनसंख्या में कोई अंतर नहीं है। तो अब ये एक तरह से ये 3 नाम आ जाते हैं, समग्र, उसके बाद जो है संगणना और जनसंख्या। इसी कारण भारत में जो है
इस विभाग को जनसंख्या विभाग का नाम ही है सेंसस डिपार्टमेंट। दूसरा, जिसको हम प्रतिदर्श विधि कहते हैं। प्रतिदर्श विधि का मतलब है नमूना विधि, यानी इसमें समग्र में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और चुनने के बाद उनके जो है अवलोकन के आधार पर, यानी उन इकाइयों के अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उस निष्कर्ष को पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। तो इसको चूंकि चुनने के मेथड से है, इस कारण इसको चुनाव विधि भी कहते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? निर्दर्शन विधि। निदर्शन विधि, नॉट निर्दर्शन, ध्यान दीजिएगा। निदर्शन, यहां निर्देशन और निर्दर्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। निदर्शन यानी स पर रेप आएगा, या इसको हम प्रतिदर्श विधि भी कहते हैं। प्रतिदर्श मीन्स भी नमूना ही होता है। तो इन नामों से जाना जाता है। अब समग्र में हमने कहा दो तरह के होते हैं, एक सीमित समग्र, एक असीमित समग्र। सीमित समग्र कौन होता है? जिसमें हम संख्या समग्र का निश्चित हो, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का उदाहरण दिया था। असीमित समग्र में भीड़, मेले की भीड़ या जो है और जगह की भीड़, ये असीमित समग्र है। अब इन सारी स्थितियों को देखने के बाद हम ये समझ रहे होंगे कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए हैं, और जब समझ गए हैं तो हमें आपसे अपेक्षा है कि इन प्रश्नों के जवाब को आप सही ढंग से देंगे। इसका आंसर उस चैप्टर में ही निहित है और एक एक करके हम यहां बोलते भी जा रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा। आप यहां देखिए, समग्र की एक इकाई को क्या कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया है समग्र की एक इकाई को हम क्या कहते हैं। यह दूसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का। हमने कहा समूचे इकाई को, अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी समूची इकाई को समग्र कहते हैं, और उसकी एक इकाई को हम मद कहते हैं। यानी यहां पर आंसर होगा बी, मद। ठीक है। और उसमें से अगर हम कुछ छांट लेते तो क्या होता? प्रतिदर्श। पहला प्रश्न को देखते हैं। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्येक इकाई का अध्ययन, कोई इकाई छूटना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे न्यायदर्श में हम क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं, नमूना को लेते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान विधि की हम चर्चा ही नहीं किए हैं, आपको पढ़ाया ही नहीं है, अतः निश्चित तौर पे इससे इस प्रश्न का कोई रिलेशन नहीं है। चूंकि ये दोनों छट गया था, सभी तो होगा नहीं, जाहिर है यहां पर संगणना अनुसंधान होगा, यानी पूरी जनसंख्या को हम गिनते हैं। ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरे प्रश्न में है, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हमने बताया कि समग्र की चुनी हुई इकाई मीन्स नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसको हम सैंपलिंग मेथड कहेंगे। यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवहारिक अनुसंधान नहीं। इस मेथड की हम फिर चर्चा कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया नहीं है, ऐसे ही प्रश्न में विकल्प के रूप में आ जाएगा आपको इधर उधर भटकाने के लिए। संगणना में हम चुनी हुई इकाई का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि समूची इकाई का अध्ययन करते हैं, तो जाहिर है निदर्शन। इसमें हमने नाम बताया था ना कि इसका 4 नाम है, याद रखिएगा एकदम बिल्कुल। प्रतिदर्श, न्यायदर्श, निदर्शन और चुनाव विधि। फिर से प्रतिदर्श, न्यायदर्श, निदर्श और चुनाव। प्रतिदर्श, न्यायदर्श, निदर्शन और चुनाव। इस चारों में कोई नाम आए निर्दर्शन अनुसंधान, एक नाम यहां है निदर्शन अनुसंधान। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, सीमित समग्र और असीमित समग्र से क्या समझते हैं। अभी हम दूसरी बार भी आपको बताएं कि जब समग्र की संपूर्ण इकाइयों की संख्या दी हुई हो, यानी सीमित हो, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी खास कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, लेकिन भीड़ की कोई संख्या नहीं होती, तो जब हम कक्षा की बात करते हैं तो वो सीमित समग्र होगा, और जब भीड़ की बात करते हैं तो असीमित समग्र हो जाएगा। दूसरा है संगणना विधि से क्या समझते हैं। संगणना विधि के अंतर्गत हम अनुसंधान क्षेत्र की तमाम इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यह किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है। जब हमको सूचना विश्वसनीय हो चाहिए, सूचना एकदम शुद्ध चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, जरा सा इधर उधर गड़बड़ाने से, निष्कर्ष में अंतर आने से जो है व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर आ जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी है सीमित क्षेत्र के लिए। जैसे हमने आपको बताया था गया कॉलेज की वो स्वर्ण जयंती बिल्डिंग दिखा करके कि वहाँ एमसी और एमबीए के स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में पढ़ाई के स्तर को जानना है,
तो वहां हम एक एक स्टूडेंट को आराम से अध्ययन कर सकते हैं उनका कि आपकी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है या कितना आपको और सुधार चाहिए। लेकिन यही पूरे इंडिया और वर्ल्ड के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारे मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। अब एक हमने 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिया है, संगणना विधि को उसके गुण एवं दोषों को समझाएं। विस्तृत चर्चा हमने इसमें गुण और दोषों को किया है, 4 गुण दिखाए हैं, 5 दोष दिखाए हैं। आप उसको लिखेंगे, पहले संगणना विधि की परिभाषा दे देंगे, एक उदाहरण से समझा देंगे, इसमें उदाहरण दे देंगे, सीधा कुछ नहीं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सीधे कह दीजिएगा भारत की जनसंख्या की गणना संगणना विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। यही कारण है कि जनगणना विभाग का नाम सेंसस ऑफ इंडिया है, चूंकि संगणना का अंग्रेजी सेंसस ही होता है। ठीक है। दूसरा है संगणना त्रुटियों से क्या समझते हैं। त्रुटि में आपने देखा कि मापन संबंधी त्रुटि, अंकगणितीय त्रुटि, प्रश्नावली संबंधी त्रुटि, प्रश्न पूछने वाले से त्रुटि हो जाती है, जिसमें हमने आपको 2-3 उदाहरण बताया, कंबल वाला उदाहरण बताया था, फिर आपको गौरवशालिनी शब्द से उदाहरण बताया था कि यह प्रश्न पूछने के भाषा के या जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं उसके स्तर को न समझ करके और हम कोई और भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी अवस्था में उत्तरदाता समझ नहीं पाता है। तो ये प्रश्नकर्ता की कमजोरी से भी वो त्रुटि आ सकती है, फिर उत्तरदाता के भी कमजोरी से त्रुटि आ सकती है। उत्तरदाता ही ऐसा हो कि लापरवाह हो, वह उत्तर देना ही नहीं चाहता हो, आधा अधूरा उत्तर देता हो। फिर तकनीकी कमजोरी से भी आ सकती है, यानी व्यवस्था की कमजोरी से भी, जैसे हम डाक द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं और डाके में लेटर गुम हो जाए, जो हम प्रश्नावली भेजे हैं वो गुम हो जाए, या उत्तरदाता जो उधर से रिस्पॉन्स दे वो गुम हो जाए। तो हमने इसको विस्तृत ढंग से पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट कक्षा में हम निर्दर्शन विधि को बताएंगे। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।